क्विक रिकैप में आज हम लेंगे चैप्टर नंबर 3। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। और इस नेचुरल रिसोर्सेस के 3 हम एग्जांपल्स देखने वाले, एयर, वाटर और सॉइल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हवा के बारे में। हवा हमारे चारों ओर है, निश्चित तौर पर है, जिसको हम देख नहीं पाते, लेकिन उसकी अनुभूति हमें निश्चित तौर पर होती है, हमें उसका एहसास होता है। घर के पर्दे हिल रहे हैं, आसमान में पतंग उड़ रही है, या कपड़े यदि डले हुए तो कपड़े हिलते हैं। इस प्रकार से न जाने कितने एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि भाई देयर इज एयर, हवा निश्चित तौर पर है। हवा में ढेर सारे घटक पाए जाते हैं, सभी घटक होमोजीनियस होते हैं, एक साथ मिले हुए होते हैं। उन घटकों में से हर एक घटक की अपनी एक उपयोगिता है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करेंगे, उसका प्रोपोर्शन 0.03% है कुल हवा का, लेकिन फिर भी उसकी उपयोगिता जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसी की सहायता से प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ऑक्सीजन के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, वो हमारे रेस्पिरेशन के लिए बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन से निश्चित तौर पर जो हमारे प्रोटीन बिल्डिंग्स होती है हमारे शरीर के अंदर, जो प्रोटीन्स है वो उसका एक हिस्सा होता है, जिसकी सहायता से नाइट्रोजन की उपयोगिता हमारे लिए तो है ही, पेड़ों के लिए भी नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उसी से वो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेट्स के फॉर्म, अलग अलग फॉर्म से वो प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हवा में और भी अन्य घटक पाए जाते हैं, जिसकी जानकारी आपको ऑलरेडी, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, इस प्रकार से नोबल गैसेज जिनको हम कहते हैं। तो उन सभी गैसेज का अपना एक महत्व होता है, उनकी एक अपनी उपयोगिता है। हालांकि हमको इस चैप्टर में देखना है कि हवा की प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एयर हैज मास एंड वेट, यानी हवा इज डेफिनेटली मिक्सचर ऑफ गैसेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस, बट एयर हैज मास एंड वेट। हवा को वजन होता है, इसको साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। यदि हवा के तौर पर यदि हम कोई और दूसरे गैस का सिलेंडर की यदि बात करेंगे, इट इज ऑल्सो इन गैसियस स्टेट, उस गैस के सिलेंडर को उठाकर हम देखेंगे, जब भरा होता है उस समय हमको भारी लगेगा। यदि उसमें से गैस यूज कर ली जाए, उसके बाद यदि उठाकर देखेंगे तो कंपेरेटिवली हमको वो हल्का लगेगा। और हवा की हम बात करना चाहते हैं तो हवा के लिए आपको एक साधारण सा एक्सपेरिमेंट कर लेना होगा कि भाई आप 2 बलून लो, दोनों में से एक ब्लो अप करो, और इस प्रकार से किसी एक ब्रूम स्टिक पर उसको आप बैलेंस कर लो। एक जो बलून जिसको आप ब्लो अप किया है वो इस प्रकार से, और जिसको आप ब्लो अप नहीं किया इस प्रकार से। इसके बाद इसको फ्रीली हैंग कर दो आपको ये नजर आएगा कि ये जो तराजू आपको दिखाई दे रहा है, जो आपने बनाया, वो इस प्रकार से झुका हुआ दिखाई देगा। इसका अर्थ ये हुआ कि भाई जिस बलून में हमने हवा भरी है वो डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। इसका अर्थ हवा को वजन है, क्योंकि यदि वजन नहीं होता तो दोनों जो बैलेंस होता है आपको सीधे तौर पर दिखाई देता। दैट सिंपल एक्सपेरिमेंट शोज दैट एयर हैज वेट। अब मास भी होता है क्या? निश्चित तौर पर मास रहना, क्योंकि हवा में जो अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी पार्टिकल्स है या जितनी भी गैसेस है, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर है, उन सभी का अपना वजन है। तो निश्चित तौर पर हवा को भी अपना एक वजन, हवा को अपना एक मास, वस्तुमान जिसको कहा जाता है, वो निश्चित तौर पर रहेगा। अब हवा में जो पार्टिकल्स होते हैं, वो हवा के पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर प्रेशर भी डालते रहते हैं, लगातार एक दूसरे से टकराते रहते हैं और प्रेशर डालते रहते हैं, एंड दैट प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब वो प्रेशर को यदि देखना है तो आप एक साधारण सा एक्सपेरिमेंट जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस इन द एयर आर इन कांस्टेंट मोशन, यानी लगातार एक गतिमान पोजीशन में, स्थिति में रहते हैं। व्हेन दीज मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक अ बॉडी, दे क्रिएट अ प्रेशर ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी, एंड दिस इज द प्रेशर ऑफ एयर दैट वी कॉल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको यदि आपको करके देखना है तो एक साधारण सा एक सिरिंज होती है, इंजेक्शन आप जानते हैं, उस सिरिंज को यदि लेंगे जो मेरे हाथ में आपको दिखाई दे रही है, इस सिरिंज के पिस्टन को, इस प्रकार से पिस्टन है, इस पिस्टन को यदि हम पीछे की ओर खींचेंगे तो ये आपने खींचे और छोड़ दिए तो जैसा को वैसा बना हुआ है, ठीक है। आपने ये नीडल यहाँ की फेंक दी हो, उसके बाद यदि आप इस पिस्टन को फिर से एक बार आगे ढकेलते हो तो निश्चित तौर पर देखिए इसके अंदर की जो हवा है वो बाहर इसके द्वारा फेंकी जाएगी। टिप जो सामने का टिप दिख रहा है, यदि आप फिर से एक बार खींचते हो तो हवा जो है अंदर की ओर आ जाएगी, ठीक। लेकिन ऐसा करने से पहले मान के चलिए आपने उंगली जो है वो इस सामने वाले टिप के ऊपर, इनलेट जो है सिरिंज का इनलेट, उसके ऊपर आपने रख दिए, और उसके बाद इस पिस्टन को आपने पीछे की ओर खींचे। अब क्या होना चाहिए आप देखिए, ये पिस्टन, जैसे मैं यहाँ से हाथ छोड़ूंगा ये पिस्टन अपने आप आगे की ओर जाता है। देखिए आपको दिखाई दे रहा है वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ पर ऐसी कौन सी बात हो रही है जिसकी वजह से पिस्टन आगे की ओर बढ़ रहा है। इस एक्सपेरिमेंट को आप अपने घर में जो होली की पिचकारी होती है उसके माध्यम से भी आप दोहरा सकते हो। देखिए पिस्टन पूरी तरह से अंदर जा चुका है। दैट मीन्स होता क्या एग्जैक्टली, देखिए आप कि इसके अंदर जो भी हवा भरी हुई है, जो सामने वाला हिस्सा जो बचा है उसके अंदर जो भी हवा है, उस हवा को आप जैसे पिस्टन की सहायता से पीछे की ओर खींचते हो तो हवा गेट्स रेयरर, हवा रेयर होती है, उसके पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है।
वो जो पार्टिकल्स है एक दूसरे से जो टकराना वो एक दूसरे से काफ़ी दूर हो जाते हैं, फिर प्रेशर कम हो जाता है। और जैसे हम हाथ छोड़ते हैं तो कंपेरेटिवली बाहर का जो प्रेशर है वो बाहर का प्रेशर ज़्यादा होता है अंदर के प्रेशर की वजह से, और इस प्रकार से वो पिस्टन को जैसे हम छोड़ेंगे तो बाहर का प्रेशर उस पिस्टन को सामने की ओर ढकेलेगा और धीरे धीरे पिस्टन आगे बढ़ते जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हम अलग अलग जगह पर यदि जाते हैं, जैसे मान के चलिए कि हम सबके ऊपर एक निश्चित तौर पर एक हवा का कॉलम है, हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो एक सी लेवल पर नापा जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया, आपके टेक्स्ट में बताया गया कि भी सी लेवल पर नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल टेम्परेचर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1,01,400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस प्रकार से होता है। तो इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ पर होता है? सी लेवल पर होता है। लेकिन सी लेवल से यदि हम किसी ऊंचाई वाले जगह पर चले गए तो वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होते जाएगा। इसीलिए आप किसी पहाड़ पर चढ़िए, आप बहुत जल्दी थका हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि आप सी लेवल से पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, इसका मतलब ऊंचाई वाली जगह पर जा रहे हैं। और ऊंचाई वाली जगह पर जा रहे हैं उस समय में निश्चित तौर पर जो हवा का कॉलम है वो आपके ऊपर का हवा का कॉलम कम रहेगा, इसका अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम रहेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो निश्चित तौर पर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। दोनों का तालमेल न होने की वजह से आप थका हुआ महसूस करते हैं। अब ये जो हवा का प्रेशर होता है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम जिसको कहेंगे, ये सभी दिशा में एक समान ही काम करता है। इसकी दिशा बदलने से, डायरेक्शन बदलने से, यानी मान के चलिए कि इस सिरिंज को आपने इस प्रकार से इस एक्सपेरिमेंट को जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दोहराया, ठीक है, तो दोहराने के बाद इस एक्सपेरिमेंट को इस प्रकार से भी यदि दोहराया जाए तो भी जो है वो इसी प्रकार से काम करते रहेगा। यानी आप किसी भी दिशा में चले जाओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट यहाँ पर लिखा हुआ देखिए आप, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन। सभी दिशा में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो समान रूप से काम करता है। आपको घर में भी देखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वास्तविक काम करता है क्या। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा प्रयोग आप लोगों ने इसके पहले भी कई बार किया होगा, वो एक्सपेरिमेंट मैंने किया, यहाँ पर मैं करके दिखा सकता नहीं, आप जरूर करिए। आपको एक पोस्ट कार्ड या कोई तो भी एक ऐसा आप खड्डा ले लीजिएगा, एक गिलास फुल पानी ले लिया, एक गिलास पानी ले लिया आपने फुल पैक एकदम अप टू इट्स ब्रिम, और उसके बाद उस ग्लास के ऊपर धीरे से उसके ब्रिम की ओर से उस खड्डे को आप इस प्रकार से सरका दीजिए, ठीक है। और फिर इस प्रकार से भरा हुआ पानी से भरा हुआ ग्लास और ऊपर से आपने खड्डा रख दिए, उसको आप इन्वर्ट कर दीजिए इस प्रकार से, और धीरे से आप जो है वो अपना हाथ, खड्डा नहीं, हाथ जो है वो साइड में ले लोगे। आपको ध्यान में आएगा कि खड्डा जो है वो उस पानी को नीचे गिरने नहीं दे रहा है, पानी जो है वो नीचे नहीं गिर रहा है। इसको अधिक देर तक के मत रखिए, नहीं तो पानी नीचे गिर जाएगा और गिला। लेकिन कुछ समय तक के, क्योंकि खड्डा जब तक ये गीला नहीं होता है तब तक वो निश्चित तौर पर वो उस पानी को पकड़े रहेगा, थामे रहेगा ग्लास में। यानी उल्टा हो जाने के बाद भी पानी नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? तो उस खड्डे के ऊपर कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क कर रहा है, इसीलिए उसको वो ऊपर की ओर दबा रहा है और पानी नीचे नहीं गिर पा रहा है। तो दैट इज ऑल्सो वंडरफुल एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट, सो सिंपल एक्सपेरिमेंट। ऐसे एक्सपेरिमेंट आप इसके पहले भी दोहरा चुके हो, लेकिन निश्चित तौर पर यदि ये टॉपिक आया तो आपको दोहराना चाहिए। सिरिंज को भी आप लेकर इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट जरूर आप घर में करना चाहिए, इस प्रकार की चीजें आपके घर में होना चाहिए। आगे बात आती है कि भाई एक ग्रीक महान वैज्ञानिक हो गए जिनका नाम है 1726 में एक स्वीडिश साइंटिस्ट डैनियल बर्नौली। इन्होंने एक अपना प्रिंसिपल, एक तत्व सामने रखा। वो प्रिंसिपल ये था कि जैसे कि आपको डायग्राम यहाँ पर अभी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो उन्होंने ये रखा कि प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीजेस व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, यानी जैसे जैसे वेलोसिटी जो है बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर हवा का कम होते जाएगा। यानी सीधी तौर बात है कि यदि प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है, ठीक है। इफ अ बॉडी इज मूविंग थ्रू एयर, द एयर प्रेशर डिक्रीजेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, and then the air in the surroundings flows rapidly from higher pressure to lower pressure। हमेशा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यदि कुछ बदलाव आ गया, कुछ चेंज आ गया, तो निश्चित तौर पर हवा जो है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर बढ़ती है। इसलिए आपने कई बार देखा होगा तूफान आने के समय लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से चारों ओर से हवा जो है वो वहां पर इकट्ठा हो जाती है और वो बड़ी मात्रा में आती है, जिसको हम आंधी तूफान के नाम से, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो डैनियल बर्नौली का कहना यह था कि जब जब हवा का प्रेशर जो है वो कम होगा, वेलोसिटी व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, उसकी वेलोसिटी जब बढ़ा दी जाए हवा की तब उसका प्रेशर कम हो जाता है। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट को आप देख पा रहे हैं कि उन्होंने एक ग्लास में पानी लिया और 2 स्ट्रॉज लिए, एक स्ट्रॉज को उसके पानी के अंदर खड़ा कर दिए और दूसरी स्ट्रॉ से उसके ऊपर वाले हिस्से पर उन्होंने जोरदार
जो है फूंक मारी। अब जितनी तेजी से आप फूंक मारेंगे उतना बड़ा फाउंटेन आपको दिखाई देगा। अब ये फाउंटेन होता कैसे, बनता कैसे, इतने आसानी से एक्सपेरिमेंट ये हमको होते दिखाई नहीं देता। इसके लिए आपको एक दो बार अटेम्प्ट कोशिश करना पड़ेगा। क्या करना है फिर से एक बार देख लीजिएगा आप कि आपको एक ग्लास में पानी लेना है, एक स्ट्रॉ खड़ी लगा देना उसके अंदर और दूसरी खाली स्ट्रॉ से आपको उसके ऊपर फूंक मारनी है। लेकिन इस प्रकार से आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। परपेंडिकुलर में आप डायरेक्शन में यदि फूंक मारते हो तो निश्चित तौर पर एक फव्वारा होते हुए नजर आएगा। फव्वारा क्यों बन रहा है भाई? क्योंकि जैसे ही आपने फूंक मारे हवा की वेलोसिटी बढ़ गई। हवा की वेलोसिटी जैसे बढ़ी, अभी थोड़ी देर पहले बताया गया आपको, हवा की वेलोसिटी जैसे आपने बढ़ी, जितने तेजी से हवा मारोगे जितनी ज्यादा वेलोसिटी रहेगी उतना ही बड़ा फाउंटेन ऊपर की ओर आएगा। कैसे आ रहा है फिर से एक बार दोहरा, इसको देखिए। आपने जैसे ही फूंक मारी हवा की वेलोसिटी बढ़ गई। हवा की वेलोसिटी जैसे ही बढ़ गई लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो गया और वहां पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होने की वजह से वहां पर आजू बाजू में जो हवा है लिक्विड के ऊपर, उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा है, यहां पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जैसे ही लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ तो ज्यादा प्रेशर लिक्विड के ऊपर आएगा और लिक्विड जो है वो कहां से, स्ट्रॉ के माध्यम से ऊपर की ओर फेंका जाएगा। लेकिन हम लगातार हवा फूंक रहे, इसीलिए जैसे पानी ऊपर आते जाएगा उसका फव्वारा बनते जाएगा। तो इस प्रकार का एक एक्सपेरिमेंट जो है वो डैनियल बर्नौली ने बताया था कि भाई जब जब हवा के पार्टिकल्स की गति है बढ़ेगी वैसे वैसे वहां पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होते जाएगा। इसका अनुभव हमको और भी कई जगह पर आया। जैसे मान के चलिए कि आप यदि रेलवे स्टेशन पर है तो जहां से ट्रेन तेजी से गुजरी तो तुरंत हमें हवा महसूस होती है, या हम साइकिल से जा रहे हैं और साइकिल से जाते समय एक आधा ट्रक या बड़ा कोई व्हीकल यदि हमारे पास से गुजर जाए तो अचानक से हम आगे की ओर फेंके जाते हैं, या हमारी स्पीड बढ़ी हुई महसूस होती है, या अपोजिट डायरेक्शन से आती हो तो हमारी स्पीड कम होती नजर आती है। एग्जैक्टली होता है क्या कि वहां पर कम एटमॉस्फेरिक वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से, एयर पार्टिकल्स की वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से वहां पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से आजू बाजू से जो है वो हवा उस कम दबाव वाले क्षेत्र में तेजी से आती है, जिसकी वजह से हमें वो महसूस होता है। तो हवा हमेशा जो होती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर काम करती है। ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ओर आगे बढ़ती है। इसीलिए आपने यहाँ पर विंड के बारे में सुना होगा, जिसको ब्रीज कहा जाता है। वो ब्रीज जो होती है वो हमको महसूस होती है कि जब जब लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो उस समय जो हवा होती है वो लोअर प्रेशर जहां पर रहेगा वहां पर हायर प्रेशर की ओर से बहकर आती जाएगी। दैट इज इफेक्ट ऑफ डिफरेंस इन एयर प्रेशर। तो इसके बारे में आप अपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट में कई बार पढ़ चुके हो। हवा की प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हवा जो होती है उसमें ह्यूमिडिटी होती है। अब ह्यूमिडिटी यानी क्या होती है, उसके पहले हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि हवा में जो वाटर वेपर होती है या हम जिसको हम बोलेंगे नमी होती है, वो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन क्या किसी एक्सपेरिमेंट के माध्यम से या किसी अनुभव के माध्यम से हम इसे देख पाते हैं क्या? ऐसा अनुभव आप लोगों को कई बार आ गया होगा। आपने देखे होंगे कि कई बार आप मास्क लगाने के दिन आप मास्क लगाते हो, मास्क लगाने के बाद यदि कोई ग्लास पहनता है, चश्मा पहनता है, तो कुछ समय के बाद आपके चश्मे के सामने कुछ छा जाता है, आपको दिखाई नहीं देता है कुछ समय के लिए, ठीक है। फिर से एक बार आप उस चश्मे को पोंछ लेते तो दिखाई देता है। व्हाट इज दैट? वो क्या चीज है? तो हवा में जो बाष्प होती है वो बाष्प यानी वाटर वेपर, यदि टेम्परेचर कम हो तो कम टेम्परेचर की वजह से वो वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर किसी ग्लास में यदि हमने ठंडा पानी लिए तो उस ग्लास के बाहर का हिस्सा जो होता है, जैसे कि देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ग्लास दिखाई दे रहा है। इस ग्लास को आप गौर से यदि देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि इस ग्लास में मैंने निश्चित तौर पर उसमें ठंडा पानी डाला है। इस देखिए ये वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स या पानी की छोटी छोटी बूंदे दिखाई दे रही है। अभी देखिए आप क्लियरली समझ में आ जाएगा, आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए इस प्रकार से करने के बाद, सो दीज वाटर ड्रॉपलेट्स आर इनफैक्ट वाटर वेपर। ये वाटर वेपर है, लेकिन टेम्परेचर कम होने की वजह से, क्योंकि इसके अंदर हमने ठंडा पानी डाले, टेम्परेचर कम होने की वजह से वो फिर से एक बार वाटर ड्रॉपलेट्स में या पानी में तब्दील हो गई। सो वाटर वेपर भी हवा में मौजूद होती है, ये भी हम साबित कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है ह्यूमिडिटी, है ना। पानी में जो कुछ भी ह्यूमिडिटी होती है वो एक ही जगह पर अलग अलग या दिन के किसी भी समय पर अलग अलग हो सकती है। बट ह्यूमिडिटी यानी क्या? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा उतनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा रहेगी, जितना टेम्परेचर कम रहेगा उतनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम रहेगी। आप ठंडी के दिनों में देखिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से जो एक्सेस वेपर रहती है वो सुबह के समय हमें ओस के रूप में दिखाई देती है, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हवा की एकदम कम होती है, जिसकी वजह से निश्चित तौर पर जो अतिरिक्त मात्रा में
जो वाटर वेपर हवा में है वो नीचे जाकर पानी का रूप धारण कर लेती है, जिसको हम ओस या ड्यू ड्रॉप्स हम बोलते हैं, उसमें वो तब्दील हो जाती है। ये आपने देखेंगे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के बारे में कि गर्मी के दिनों में कपड़े बड़े तेजी से सूख जाते हैं, क्योंकि हवा की टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से हवा की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है और तेजी से पानी भाप के रूप में हवा की ओर चले जाता है और इस प्रकार से कपड़े वो तेजी से सूख जाते हैं। तो दैट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में वैरी, यानी ह्यूमिडिटी में वैरी एज पर द डे टाइम या नाइट टाइम, या एक ही दिन के अलग अलग समय में ह्यूमिडिटी अलग अलग हो सकती है, अलग अलग जगह पर ह्यूमिडिटी अलग अलग हो सकती है। कोस्टल एरियाज में देखिए आप काफी ज्यादा उमस महसूस करते हैं, क्योंकि वहां पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या ह्यूमिडिटी जो होती है वो अधिक मात्रा में होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मानसून में जब बारिश का समय होता है या धूप भी खिलती, उस समय भी यदि ऐसा मौसम हो तो उस समय कोस्टल एरियाज में और मानसून एरियाज में हमें जो डैम्पनेस जो है वो महसूस होता है ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से। अगली बात आती है कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस, हवा जगह धारण करती है। निश्चित तौर पर यदि किसी, ये जो ग्लास है, इस ग्लास को हमने किसी बड़े बकेट के पानी में हमने डाल दिया, थोड़ा सा तिरछा किया तो बुलबुले बाहर आते हुए दिखाई देते। इस एक्सपेरिमेंट को दोहराने की जरूरत नहीं, बड़ी आसानी से हम इसके पहले भी समझ चुके हैं। तो बुलबुले जो आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर पानी अंदर की ओर जा रहा है तो हवा जो है वो बाहर आ रही है। यदि हवा बाहर ही ना निकले तो पानी उसके अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि हवा को खुद को अपनी एक जगह चाहिए, दैट इज एयर ऑक्यूपाई स्पेस। अगली बात आती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सूर्य की किरणें यहाँ तक के आ रही है, हमको जो हीट मिल रही है, हमको जो प्रकाश मिल रहा है वो निश्चित तौर पर इस सूर्य से हमको प्रकाश प्राप्त हो रहा है। लेकिन ये जो प्रकाश हम तक के पहुंच रहा है वो कैसे पहुंच रहा है, किस माध्यम से पहुंच रहा है, तो माध्यम है हवा। यदि हवा नहीं होगी तो इसके अंदर के हवा के अंदर के जो पार्टिकल्स है, उन पार्टिकल्स के जो भी सनरेज आ रही है वो पार्टिकल्स उसको स्कैटर करते, चारों ओर फैलाते, और इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो भी पार्टिकल्स इसमें वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स है एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस है, इन सभी गैसेस के पार्टिकल्स के ऊपर जब भी एयर रेज आएगी उसके ऊपर टकराएगी, वो टकराने के बाद उस लाइट को रिफ्रैक्ट कर देगी, चारों ओर फैलाएगी, जिसकी वजह से जिसको कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो उसकी वजह से हमें जो है वो लाइट चारों ओर दिखाई देता है। इसी हवा का एक और भी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है, वो यानी रोल ऑफ एयर इन टेम्परेचर रेगुलेशन, यानी इस धरती के ऊपर का तापमान मेंटेन करने में भी हवा का अपना एक स्थान है, अपना एक महत्व है। अब वो कैसे, हम जो ऊर्जा प्राप्त कर रहे, हीट प्राप्त कर ले रहे, या वो हीट हम प्राप्त करते सूर्य से, निश्चित तौर पर इसके कोई शक नहीं है। अब ये ऊर्जा हम तक के तो आ रही है, लेकिन ये कैसे आती है, तो जो भी पार्टिकल्स हवा के होते हैं वो हवा के पार्टिकल्स इस ऊष्मा को, इस हीट को अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद सिर्फ एब्जॉर्ब नहीं करते, तो वो अपनी एनर्जी, जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त की, हीट एनर्जी प्राप्त किए, वो अपने दूसरे पार्टिकल्स को ट्रांसफर करते हैं। कुल मिलाकर इस प्रकार से ये ट्रांसफर जो होता है एक जगह से दूसरी जगह पर होते हुए हम तक के पहुंचता है, और कुल मिलाकर इस पृथ्वी के चारों ओर का तापमान जो होता है वो वार्म रहता है, कंट्रोल रहता है। यदि ऐसा ना होता तो निश्चित तौर पर ये धरती जो होती है वो निश्चित तौर पर एक आइस का गोला, यानी हम बोल सकते हैं कि आइस बॉल की तरह पूरा बन जाता है। यहाँ का तापमान हद से ज्यादा या काफी कम होता है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि इतना कम होता कि शायद इस धरती पर जीव सृष्टि या जीवन ही नहीं होता। चलो अगली ओर बढ़ते हैं हम, दैट इज ए रोल ऑफ एयर इन ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, यानी हवा के ट्रांसमिशन में भी साउंड के ट्रांसमिशन में भी हवा का अपना महत्व होता है। क्या? निश्चित तौर पर होता है। यदि आपने देखा होगा जब मौसम सर्दी का हो, जिस समय डेंसिटी हवा की अधिक हो, उस समय हमें काफी दूर की आवाजें सुनाई आती है। यानी मान के चलिए कि आपके घर से कोई एक बड़ा रेलवे स्टेशन काफी दूरी पर है, तो भी उसी रेलवे स्टेशन की आवाजें जो आपको गर्मी के दिनों में महसूस सुनी होती है, वो ठंडी के दिनों में जब हवा की डेंसिटी बहुत अधिक होती है उस समय आपको महसूस होती है। सो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हवा की डेंसिटी ज्यादा रहेगी, निश्चित तौर पर हमें जो है वो आवाज बहुत दूर का डिस्टेंट साउंड, वी कैन हियर डिस्टेंट साउंड। एयर इज यूजफुल एज अ मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। हाँ, ये डेंसिटी ऑफ एयर जो होती है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। ये तो फैक्टर हमको ऑलरेडी हम पढ़ ही चुके कि हवा के डेंसिटी का जो परिणाम टेम्परेचर की वजह से भी वो कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन हमको ये मान के चलना है कि जब जब हवा की डेंसिटी ज्यादा रहेगी, हमें डिस्टेंट साउंड जो है वो बड़े आसानी से सुना जाएगा, और हवा की डेंसिटी कम हो जाएगी तो वही आवाज, उतनी ही दूरी का आवाज हमको शायद सुनाई न दे। अगला हिस्सा है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। लेट्स सी नाउ।